अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल साइकिल के ऊपर बात कर रहे हैं और सेल साइकिल में हम आज इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है व्हाई सेल डिवाइड्स। एक सेल डिवाइड क्यों होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके दो वजूहात है, दो रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है कि गमीट्स बनाने के लिए मियोसिस की ज़रूरत है, यानी मियोसिस के बग़ैर गमीट्स नहीं बन सकते। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो गमीट्स है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है टू हाफ। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स है जिसका जो नंबर है वो डबल है तो रिड्यूस हो जाता है इन टू हाफ। सादा अल्फाज में ये है कि अगर क्रोमोसोम्स 46 है तो गमीट्स जब बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स 23 होंगे। तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सेल साइकिल, और वो सेल साइकिल जो कि मियोसिस का होता है। ठीक है, मियोसिस में ये पॉसिबल है। तो मियोसिस के लिए इसकी ज़रूरत है। मियोसिस जो लाइफ साइकिल है वो गमीट्स बनाने के लिए ज़रूरत है, और गमीट्स फर्टिलाइजेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इन रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसका आंसर है वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब ये है कि एक सेल इतना बढ़ जाए साइज़ में, तो इतना बढ़ने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर इस तरह से बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाए तो मतलब इनका साइज़ वॉल्यूम इतना ही हो, लेकिन ये वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उनका सरफेस बहुत ज़्यादा होगा इससे, यानी इसका सरफेस इन सब के अगर हम कम्युलेटिवली एक जगह पे देखें तो इसकी निस्बत उनका सेल सरफेस बहुत ज़्यादा होगा। सेल सरफेस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है और तो इसको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी जो कि इसमें एक मेम्ब्रेन से उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना और कुछ चीज़ों को बाहर एक्सट्रैक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे सेल्स है तो इन सारे सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सारे सेल्स ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके, अगर सेल का वॉल्यूम कम है टू सरफेस तो वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मेंटेन रख सकता है। तो इसी वजह से इसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हैं तो हमारे पास टिश्यूज़ भी नहीं होंगे, और अगर टिश्यूज़ नहीं हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। इसी वजह से हमें टिश्यूज़ की भी ज़रूरत है, और टिश्यूज़ के लिए माइटोसिस की ज़रूरत है ताकि एक सेल जो है वो ज़्यादा कापीज़ एक सेल्स के बन जाए। और इसके अलावा कुछ सेल्स जो है वो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है फंक्शंस में, तो इसी वजह से एक सेल डिवाइड होता है। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, जो कि है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है वो दो किस्म का है, एक होता है मियोसिस, माइटोसिस। जनरली ये दो है, और इसके अलावा भी 3 और टाइप्स है जिसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आज हम अगर बात करें माइटोसिस के ऊपर, माइटोसिस में बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस है, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। ये बहुत ज़्यादा इंटरफेज जो होता है ये सेल का एक बाहर का फेज़ होता है, मतलब ये है कि सेल का जो बहुत एसेंशियल फेज़ होता है वो इसको नहीं माना जाता, हालांकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसी में होते हैं और सेल डिवाइड इस फेज़ में होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरफेस को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक बात नोट करने की है कि हमारे पास जितने भी ये स्टेप्स है ये हम थ्योरेटिकली अपने आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक सेल की डिवीज़न को ऑब्जर्व करेंगे और आपको ये सारे स्टेप्स नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो कि G1 फेज से शुरू होता है और टेलोफेज पे ख़त्म हो जाता है। तो ये माइटोसिस का है, और माइटोसिस में एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। हम पहले इंटरफेज को आज एक्सप्लेन करते हैं, फिर एम फेज को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास पहले है इंटरफेज। इंटरफेज में पहला फेज है G1 फेज। G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं,
G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है, ये क्या है, फर्स्ट गैप फेज है। और इसको फ्री DNA सिंथेसिस भी कहते हैं। मतलब ये है कि ये DNA सिंथेसिस से पहले का फेज है। इस फेज में बेसिकली सेल्स के जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं डिवीजन के लिए, मतलब ये है कि आगे DNA की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से तैयार करने पड़ते हैं। और वो सारी चीज़ें जितने फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, RNA है, प्रोटीन्स RNA है, राइबोसोम्स है, ये सारी चीज़ें G1 फेज़ में तैयार होते हैं। G1 फेज़ तकरीबन 30 से 40% का जो टाइम है वो लेता है। 30 से 40% का टाइम G1 फेज़ लेता है। G1 फेज़ के बाद शुरू होता है S फेज़। इस फेज़ इससे आता है सिंथेसिस फेज़। ये वो फेज़ होता है जहाँ पे DNA बनता है। क्या बनता है? जहाँ पे DNA बेसिकली बनता है। और DNA जब बन जाता है तो सारा प्रोसेस ही फिर सेल का जो है आगे बढ़ता है, और DNA के बगैर आगे सेल डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे इस फेज़ है। इस फेज़ में DNA पॉलीमरेज जो कि एंजाइम्स है DNA रिप्लिकेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होते हैं। DNA पॉलीमरेज यहाँ पे एक्टिव होते हैं। इसके अलावा DNA और हिस्टोन प्रोटीन्स भी इस फेज़ में बनते हैं। और हमारे पास जो टाइम है वो 30 से 50% टाइम जो है वो फिर इस फेज़ में कंज्यूम हो जाता है। इस फेज़ इतना टाइम लेता है क्योंकि इसमें DNA बनता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं, और पॉलीमरेज एंजाइम्स ये सारा प्रोसेस काम कंप्लीट करता है जो कि DNA रिप्लिकेशन वगैरह है। तो इसमें काफ़ी टाइम ये लेते हैं। आई थिंक आपको ये नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है G2 फेज़। G2 फेज़ क्या है? ये सेकेंड ग्रोथ फेज़ है। इसको गैप फेज़ 2 भी कहते हैं, या सेकेंड गैप फेज़ भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कम टाइम लेता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, वो ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, और ये डुप्लीकेशन G2 फेज़ में जब कंप्लीट हो जाता है तब सेल जो है वो एक्चुअल डिवीजन में सेल एंटर हो जाता है, जो कि M फेज़ है। M फेज़ बाद में शुरू होता है। मतलब यहाँ से जो प्रोसेस यहाँ तक था, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन सेल के अंदर का जो प्रोसेस है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस है, DNA ने डबल होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है अभी G2 फेज़ तक। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो सिर्फ बात की वो G1 फेज़ के ऊपर की कि G1 फेज़ क्या है। इंटरफेज़ को हमने लिया, और इंटरफेज़ में हमने बात की इंटरफेज़ में G1 फेज़ क्या है, S फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है, और यहाँ तक जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर M फेज़ में ये एंटर हो जाता है। और M फेज़ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि M फेज़ क्या है। M फेज़ में हमारे पास प्रो फेज़ है, मेटा फेज़ है, NF फेज़ है और टीलो फेज़ है, और इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत से MCQs इन चीज़ों से आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से जो सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स है इनमें से आते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर